बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आ चुका हूं मैं एक और वीडियो के साथ जो कि आपके लिए बहुत यूनिक होने वाली है। आपने इससे पहले इस तरह की वीडियो नहीं देखी होगी, लेकिन जब मैं आपको इस वीडियो का मकसद और इसके फ़ायदे बताऊंगा, सो यू आर नॉट गोइंग टू मिस अ सिंगल सेकेंड ऑफ दिस वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवा लूँ, बेस बना दूं इस वीडियो की कि मैंने 9th क्लास की जो न्यू बुक है, इंग्लिश की न्यू सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग एक सीरीज़ स्टार्ट की है और इस सिलसिले की मैं 3 वीडियोस बना चुका हूं। पहली वीडियो में मैंने पहले 2 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन की, सेकंड वीडियो में 3 से लेकर 5 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन की और थर्ड वीडियो में 6 से लेकर 10 तक, यानी कि ट्रांसलेशंस हम कर चुके हैं। बट वो ट्रांसलेशंस बड़े यूनिक अंदाज में थी, जिनमें मैंने आपको बुलेट पॉइंट्स दिए कि इस पैराग्राफ में ये मेन बातें हुई हैं। वो बुलेट पॉइंट्स आपको लिखवाए, वो आपने लिख लिए और मैंने आपको टास्क दिया था लास्ट वीडियो में कि आपने इन बुलेट पॉइंट्स को याद करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं क्वेश्चन करूंगा एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू मेंशन द पैराग्राफ दैट दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम दैट पैराग्राफ। और अब हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स, बट अभी हम आंसर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखने वाले। अभी हम जो देखने वाले हैं, एक सेकेंड मुझे थोड़ा बैक आने दें और इस पर आ जाने दें, ठीक है? वेट, ओके। आगे हम स्टार्ट करने से पहले 3 वीडियोस, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पहले आप वो देख लीजिए। बुलेट पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे, वो आपको याद होने लाजमी है, वो आप याद कीजिए, उसके बाद आपने आगे वीडियो कंटिन्यू करनी है। अगर आपने वो बुलेट पॉइंट्स याद नहीं किए तो फिर इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो बेस ही उन बुलेट पॉइंट्स पे करती है जो आपने याद करने थे। सो आज मैं आपको बता देता हूं कि इसका फायदा क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन करने का। मैंने आपको एक क्वेश्चन आपके सामने रखना है और वो क्वेश्चन कौन सा होगा? एक्सरसाइज वाला। जी, आपकी एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन है, वही मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। आपने क्या करना है? जस्ट ये बताना है कि वो किस पैराग्राफ से लिया गया है। बस आप अपने सामने एक रजिस्टर रखिए, उन पर वो बुलेट पॉइंट्स नहीं होने चाहिए जो मैंने लिखवाए थे। उस पर आप सिर्फ ये लिखेंगे पहला क्वेश्चन सॉरी, और उसका आंसर किस पैराग्राफ में होगा आगे लिख देना। पहला क्वेश्चन पहला पैराग्राफ, दूसरा क्वेश्चन 5 पैराग्राफ, एग्जाम्पल दे रहा हूं इस टाइप का। और दूसरी एक आपने जो प्रॉमिस करना है मेरे साथ, वो ये कि यू आर नॉट गोइंग टू चीट। आपने चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकता। सो आपने अपने आप से सिंसियर रहना है, अपने आप को धोखा नहीं देना और चीटिंग नहीं करनी। बस बुलेट पॉइंट्स पहले याद कर लीजिए, वीडियो को रोकिए, बुलेट पॉइंट्स याद कर लीजिए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। फायदे मैं फिर बताना भूल गया, बता देता हूं। पहला फायदा ये कि इस तरह क्वेश्चन का जब आप ये आंसर देंगे कि ये इसका आंसर पहले पैराग्राफ में होगा, सो इससे एक तो आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, पूरी ट्रांसलेशन रिवाइज हो जाएगी बेहतरीन तरीके से। दूसरा आपको जो फायदा होगा, दूसरा फायदा आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, क्योंकि जब आप क्वेश्चन और उनका आंसर अपनी गाइड से, अपनी ग्रामर से रट्टा मारते हो, क्रैम करते हो, तो आपको आंसर तो याद हो जाता है, लेकिन आपको क्वेश्चन का सेंस समझ नहीं आता। सो हम आज क्वेश्चन समझेंगे। जाहिर सी बात है, आप क्वेश्चन समझोगे तो ही आप उसका आंसर दोगे। ये इस पैराग्राफ में है क्वेश्चन, और उसका जो है वो समझा मैं दूंगा, पैराग्राफ आपने बताना है। आई थिंक अब समझ आ चुकी है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो एक ये देख लो पहले एक बार, ये 3 वीडियोस आप देखो, पिछली वाली जल्दी, और ये प्रॉमिस अगर डन हो चुका है, सो हम चलते हैं अगली स्लाइड पर, हमारी अगली स्लाइड पर। ओके, क्वेश्चन नंबर पहला आपका क्या था? क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला है वो ये है, एक मिनट मुझे कलर चेंज करने दो, जरा थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेने दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 आपका टेक्स्ट बुक से ये है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, हाउ माइट द जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मक्का मुकरमा इन्फ्लुएंस द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन को समझो। वो कहता है कि जो मक्का मुकरमा की जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है, यानी कि उसके जो फिजिकल फीचर्स हैं, उसका जो लैंडस्केप है, जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि ये जगह इस तरह की नजर आती है, इसके इर्द गिर्द पहाड़ हैं, इसमें सहरा हैं, उसमें रेत के टीले हैं, इस टाइप की जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन इसे कहते हैं। वो कहते हैं मक्का मुकरमा की जो जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है वो
उस चैप्टर के पढ़ने वाले को, रीडर की अंडरस्टैंडिंग को किस तरह जो है वो उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है। यानी अगर वो मक्का मुकरमा की ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन को समझे तो उससे रीडर को, इस चैप्टर के पढ़ने वाले को क्या फायदा होगा, क्या उसके लिए क्या अहमियत है रीडर के लिए। सो इसका आंसर आपने बताना है किस पैराग्राफ में है। मैं सोच रहा हूं कि मैं बताता जाऊं, ठीक है, मैं आपको थोड़ा पॉज देके उसके बाद मैं भी बता दूंगा कि इसका आंसर फलां पैराग्राफ में है। आपने सोचना है, वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जो है वो अपना ये सोचिए कि मक्का मुकरमा की जो है वो ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, उसके फिजिकल फीचर्स, ये कहां डिस्कस हुए थे। 5 4 3 2 1 आपने पॉज करके करना था, मैंने जल्दी सेकंड्स गुजार दिए हैं। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 1 में, जहां हमने ये बताया था कि जो अरेबिया है वो इस तरह की जगह है जिसके, चलो मैं 3 बुलेट पॉइंट्स को रिवाइज भी कर देता हूं अगेन। उसके जो उसमें डेजर्ट्स हैं, उन डेजर्ट्स में रेत के टेले हैं और उसका ऊपर तारों से भरा आसमान जो कि पोइट्स एंड ट्रैवलर्स की इमेजिनेशन को एक्साइट करता है। और ये वो जगह है जहां द होली प्रॉफिट पैदा हुए हैं। ये सारी चीजें बताई गई थी। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर आपको कहां मिलेगा? पैराग्राफ नंबर 1 में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या बताना है? वेट, क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है हमारा और क्वेश्चन नंबर 2 ये है, What does the emphasis on the Arabs' memory and eloquence suggest about their culture before Islam? वो कहता है आपको अरब्स की मेमोरी और एलोक्वेंस के बारे में पता होगा। अब आप ये बताओ कि इस पर ये जो इतना जोर दिया गया है इनकी मेमोरी और एलोक्वेंस पर, ये आपको उनके कल्चर के बारे में क्या बताता है कि उनका कल्चर किस टाइप का होगा इस्लाम से पहले। इसका आंसर आपको किस पैराग्राफ में मिलेगा? मैं पैराग्राफ को रिवाइज करता हूं, आपने बताना है कि जल्दी से कौन सा पैराग्राफ था। यह पैराग्राफ ऐसा था जिसमें अरब यानी कि अरब के रहने वाले लोगों की मेमोरी और उनकी एलोक्वेंस के बारे में बताया गया कि उनकी मेमोरी इतनी ज्यादा जो है वो कह सकते हो कि देरपा है और इतनी ज्यादा कमेंडेबल है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, मैं आपको अरबी के हर अल्फ़ाबेट में से हर लेटर के बदले 100 बड़ी पोएम्स सुनाऊंगा छोटे इवेंट्स को डिस्कस किए बगैर। और ये सारी पोएम्स वो हैं जो कि इस्लाम की इशाअत से पहले लिखी गई थी। सो ये तो थी उनकी मेमोरी का आलम। सो अब आपने बताना है कि ये किस पैराग्राफ में डिस्कस हुआ था। ये हुआ था पैराग्राफ नंबर, मैं रोक दूं? ओके, मैं रोक देता हूं। आप पहले अपना आंसर लिख लीजिए, उसके बाद आपने चेक करके बताना है मुझे कि ठीक है मैंने ये सही लिखा था। ये हुआ था पैराग्राफ नंबर 2 में डिस्कस। पैराग्राफ नंबर 2 में क्या डिस्कस हुआ कि अरब वालों की जो मेमोरी है और एलोक्वेंस है वो उनके कल्चर के बारे में क्या बताती है। यही बताती है कि वो अपनी ज़बान पर बड़ा अबूर रखते थे और वो अपना जो लिटरेचर था उसको महफूज रखते थे, एक दूसरे को सुनाकर और उनको याद करके अपने कल्चर को महफूज रखते थे। सो ये हो गया पैराग्राफ नंबर 2। अब जो हमने आना है वो हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एनेक्डोट अबाउट हमाद एंड कैलिफ वलीद बिन यजीद। अभी मैं आपको मेंशन कर चुका हूं, ये इसका आंसर आपके लिए ढूंढना ज्यादा आसान हो गया। मुझसे एक मिस्टेक हो गई, मुझसे ब्लंडर हो गया कि मैंने ये एनेक्डोट पहले ही बता दिया है। सो इसका तो आंसर आप बड़े आराम से ढूंढ लोगे कि इसका आंसर क्या है। सर इसका आंसर है, ये भी पैराग्राफ नंबर 2 में है, क्योंकि अभी मैंने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर किस में, पैराग्राफ 2 में, कि इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो एक वहां एनेक्डोट हुआ, एक मुकालमा हुआ, एक वाकया हुआ कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद को जो कहा कि मैं आपको 100 बड़ी पोएम सुना सकता हूं एक एक लेटर के बदले, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? उसकी इंपॉर्टेंस यही है कि वो अरब्स के रहने वाले लोगों की मेमोरी के बारे में बताता है कि उनकी मेमोरी कितनी स्ट्रॉन्ग थी, कितनी बड़ी बड़ी और कितनी पुरानी पुरानी बातें वो याद रख लेते थे। इसी तरह से वो अपने लिटरेचर को, अपनी जो कहानियां थी उसको आगे पहुंचाते थे, ओरली, नॉट बाय राइटिंग्स, सिर्फ ओरली। ठीक है, इसका आंसर किस पैराग्राफ में मिलेगा? इसका आंसर भी सेकंड पैराग्राफ में, थर्ड क्वेश्चन का। अब आगे आ जाते हैं
अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 4, और वो क्वेश्चन है, व्हाट पैरेलल्स कैन यू ड्रॉ बिटवीन द स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन डिस्क्राइब्ड हियर एंड अदर हिस्टोरिकल पीरियड्स ऑफ डिक्लाइन एंड रिन्यूअल। वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन जो यहां डिस्कस हुई है, आप उसको किस स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन से कंपेयर करेंगे कि ये और वो जिससे आपने कंपेयर करना है उसमें कुछ ममासलत मौजूद है। इसका आंसर आपको कहां मिलेगा? सबसे पहले जो सिविलाइजेशन की बात हुई वो हुई पैराग्राफ नंबर कौन से में? आप जल्दी से इसका आंसर लिखिए, कौन से पैराग्राफ में हो सकता है ये, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। बता दिया आपने, लिख लिया। इसका जो आंसर है वो आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 3 में। पैराग्राफ नंबर 3 में क्या डिस्कस हुआ था? यही कि जब 5th और 6th सेंचुरीज चल रही थी तो वहां एक केओस था, जो इंसानियत थी वो तबाह होने के दर पर थी, हर तरह की बुराई माशरे में मौजूद थी। तब उन्होंने सिविलाइजेशन का डिस्कस किया कि वो सिविलाइजेशन जिसको सैकड़ों हजारों साल लगे एस्टैब्लिश होने में, डेवलप होने में, वो जो है वो बिखरना शुरू हो चुकी थी। यहां किस टाइप की सिविलाइजेशन की बात हो रही है? इस टाइप की जो कि जिसमें माशरे में बहुत सारी बुराइयां थी। आप कह सकते हो कहो कि जो सोसाइटी का डिक्लाइन चल रहा था। इसको आप कंपेयर कर सकते हो यूरोपियन डार्क एजेस से। वहां भी सोसाइटी को इस टाइप की थी, बुराइयां थी। अब उन्होंने एक और पैरेलल इसमें जो है ना वो ड्रॉ किया, बट उसमें थोड़ा डिफरेंस है। वो इन्होंने पैरेलल ये ड्रॉ किया कि जो यूरोपियन डार्क एजेस था, जाहिर सी बात है जब भी माशरा जो है वो डिक्लाइन का शिकार होता है, पस्ती का शिकार होता है, तो उसके बाद उसको ग्रोथ भी मिलती है, रेवोल्यूशन भी आती है। तो यूरोपियन डार्क एजेस में जो बेहतरी आई, वहां से जब माशरा जो है वो बुराइयों से निकला, वो रेवोल्यूशंस के थ्रू निकला। लेकिन जो अरब सोसाइटी में बुराइयां थी, जो अरब सोसाइटी गिरावट का शिकार थी, वो किसकी वजह से सही सब सेट हुआ? वो किसकी वजह से अंधेरे से निकली वो सोसाइटी? इस्लाम की वजह से। क्योंकि पैराग्राफ नंबर 3 ही में ये बताया था कि आप अल्लाह ताला ने आपको इन लोगों में माबूस फरमाया ताकि वो इन लोगों को जो कि पस्ती का शिकार है इनको सही रास्ते की तरफ लेकर जाए। इसका जो आंसर है वो आपको 3rd पैराग्राफ में ज्यादा बेटर मिल सकता है। आगे चलते हैं जी। आगे हमारा क्वेश्चन कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 5। 1 मिनट वेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है, व्हाट चैलेंजेस डिड द रसूलुल्लाह फेस इन प्रोक्लेमिंग द वननेस ऑफ अल्लाह एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। के जो होली प्रॉफिट थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनका मिशन यही था, वननेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। वो ये कह रहा है कि भाई आपने बताना ये है कि ये जो उनका मिशन था, उनको इस मिशन में क्या क्या मुश्किलात पेश आई, उनको क्या चैलेंजेस जो थे वो दरकार थे। इसका जो आपको आंसर मिलेगा वो आपको आंसर मिलेगा 7th पैराग्राफ में। उस पैराग्राफ में क्या डिस्कस हुआ? यही कि जो अरब के कुफार थे उन्होंने आपकी मुखालफत शुरू कर दी। उन्होंने एक वफ्द अबू तालिब की जानिब भेजा कि अपने भतीजे को समझाओ, ये काम ठीक नहीं कर रहा, अगर इसने यही काम जारी रखा तो हम इससे सख्त तरीके से पेश आएंगे। इवन नाउजुबिल्ला उन्होंने आपको जान से मारने की भी धमकी दी, नाउजुबिल्ला उन्होंने। तो पैगन अरब्स इतने खिलाफ हो चुके थे, इतने चैलेंजेस उनको बर्दाश्त करने पड़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी कि आप आइडल वर्शिपिंग की तरफ आ जाएं, बुत परस्ती शुरू कर दें। लेकिन यहां जो है वो कोई भी बात जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी नहीं मानी। इवन उन कुफारे अरब के डर से अबू तालिब ने भी अपने भतीजे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा कि उनका ये कहना है, यानी सारी सिचुएशन समझाई उन्हें, लेकिन उनका जो रिप्लाई था वो उसने हज़रत अबू तालिब को तो इम्प्रेस किया, बाकी सारी दुनिया को चुप करवा दिया कि मेरे प्यारे चचा जान, अगर ये मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी ला के रखते हैं तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ इस काम से, कि तौहीद के प्रचार से और इंसानियत की फलाह व बहबूद के काम से रुकने वाला मैं नहीं हूँ। ये जो करना चाहे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको कहां मिलेगा? जल्दी बताओ। इसका मिलेगा आपको आंसर, सॉरी,
माई मिस्टेक। इसका आपको आंसर मिलेगा 7th पैराग्राफ में। क्या आपने यही लिखा था 7th पैराग्राफ? जल्दी से बताओ। अगर आपने यही लिखा था तो आपको मैं स्टार दे देता हूं। शाबाश, गुड बॉय। आगे चलते हैं जी। 1 मिनट, अब इतना सारा गंद मार लिया, इसको रेज करना भी मुश्किल हो जाएगा। वापस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि बच्चों सबसे पहले ये बताओ कि इन व्हाट वेज डिड द रसूलुल्लाह एलिवेट मैनकाइंड टू अ हायर लेवल इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स। वो कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को अपलिफ्ट किया, उसको उनको हाईएस्ट जो पॉसिबल लेवल था वहां तक पहुंचा दिया, स्पिरिचुअली रूहानी तौर पर भी और दुनियावी तौर पर भी। बताओ ये आप कैसे प्रूव कर सकते हो? यस, हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले बताओ कि इसका आंसर आपको किस पैराग्राफ में मिलेगा। ये थोड़ा सोचने वाला है, इसमें थोड़ा ट्रिकी है। सोचो, 7th पैराग्राफ में नहीं, उसमें तो अभी जो बात डिस्कस हमने कर ली। 8 पैराग्राफ में बहुत छोटा सा पैराग्राफ था 8 वाला, जिसमें अबू तालिब आपके आंसर से इंप्रेस हुए थे और आपको अपनी जो है वो मदद का यकीन दहानी करवाई थी। सो जो पैराग्राफ नंबर 9 है ना, ये इसका आंसर बन सकता है। इसमें से आपको इसका आंसर मिलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसानियत है, मैनकाइंड है, उसको एलिवेट कैसे किया। एलिवेट ऐसे स्पिरिचुअली की बात करें तो आपने अल्लाह की तरफ उन्हें बुलाया, जितनी भी उनकी रूहानी उनको बीमारियां चल रही थी उनका इलाज किया, उनको अल्लाह से जोड़ा, उनका कनेक्शन अल्लाह से जोड़ा और उनको हर तरह की बुराई से बचाया। और लेकिन अगर बात करें वर्ल्डली कैसे उनको मैनकाइंड को एलिवेट किया, वो इस तरह कि इसी पैराग्राफ में डिस्कस हुआ अरब की जितनी भी कॉन्क्वेस्ट थी उनके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स थी वो थी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी। यानी वो मेन लीडर थे उन सारी फोर्सेस के, उन सारी जंगों के, उन सारी कॉन्क्वेस्ट के। सो यही वर्ल्डली डोमेन है कि जिसमें उन एज अ पॉलिटिकल लीडर भी, अगर आप ये सारी कॉन्क्वेस्ट देखोगे अरब की 6th 7th स्पेशली 7th सेंचुरीज की, तो उसमें क्या है, उसमें जाहिर सी बात है जो इंसान है वो दुनियावी तौर पर उभरा है। यानी पॉलिटिकल लीडर, इतनी बड़ी बड़ी फतुहात, मुसलमान कम होने के बावजूद इतनी बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ पड़े और उनको नाको चने चबवाए। सो ये जो है ये वर्ल्डली डोमेन हुई इंसानियत की। इंसान जो है वो मुसलमानों ने अल्लाह का दीन नाफिज कर दिया उस पूरी धरती पर, उस पूरी जगह पर। तो वर्ल्डली डोमेन्स में भी और स्पिरिचुअली भी उन्होंने ह्यूमन काइंड को अपलिफ्ट किया। और इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माइकल एच हार्बर्ट ने अपनी बुक द 100 में, एक जो कि 100 पर्सनैलिटीज पे लिखी गई है बुक, उसमें नंबर 1 रैंक किया है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। सो इसका आंसर आपको कहां मिलेगा, जल्दी से बताओ। पैराग्राफ नंबर 9 में सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ चुके हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये है कि वो कहता है, आपने ये बताना है, हाउ डज द फाइनल कुरानिक वर्ड्स इनकैप्सुलेट द रोल एंड मिशन ऑफ द रसूलुल्लाह। वो कहता है जो कुरानिक वर्ड्स थी, अब एक यहां मैं थोड़ा आपको ट्विस्ट देने की कोशिश करूंगा। हाउ डज द फाइनल कुरानिक वर्ड्स इनकैप्सुलेट द रोल एंड मिशन ऑफ द रसूलुल्लाह। वो कहते हैं कि जो कुरानिक वर्ड्स थी, कुरानी आयत है, वो किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोल और मिशन को प्रॉपरली डिस्क्राइब करती है। सो इसका पैराग्राफ, इसका आंसर आपको किस पैराग्राफ में मिलेगा ये सोचना है अपने। 7th 8 और 9 हम डिस्कस कर चुके, उसमें क्या क्या होता है। सो अब आपने सोचना है कि किस में आंसर मिलेगा आपको। अभी मैं जो ट्विस्ट की बात की थी मैंने, वो ये की थी कि उन्होंने इस क्वेश्चन में लिख दिया हाउ डज द फाइनल कुरानिक वर्स। फाइनल कुरानिक वर्स का से आपको वैसे ही पता चल जाना था कि ये लास्ट पैराग्राफ की बात हो रही है। और जी, ये लास्ट पैराग्राफ की ही बात हो रही है। और ये किस में डिस्कस है, पैराग्राफ नंबर 10 में। क्या, जब अल्लाह ताला ने ये कहा कि ए नबी, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा और आपको डराने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा, और हमने आपको इसलिए भेजा कि आप जो है वो लोगों की रहनुमाई कर सके, उनको अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लेके जा सके। वहां मेंशन किया गया कि हमने आपको लाइट गिविंग टॉर्च यानी सिराजुम मनीर आपको बनाया है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको परफेक्ट मिलेगा पैराग्राफ नंबर 10 में। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब क्या रह गया, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 रह गया, और वो कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 होगा। उस पर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि
हाउ डज द ऑथर व्यू द प्री इस्लामिक अरब्स, राइट डाउन द एग्जाम्पल्स एंड द एविडेंस सपोर्टिंग योर इन्फेरेंसेस। वो कहते हैं कि ऑथर जो है वो प्री इस्लामिक अरब्स जो वहां के रहने वाले थे उनको कैसे देखता है, वो किस तरह के लोग थे, उसके उनके बारे में ऑथर ने क्या क्या बताया है, ये आपने बताना है, एग्जाम्पल भी देनी है आपने, जो भी आपने नतीजा अख्ज़ किया है। इसका आंसर आपको कहां से मिलेगा, ये बताओ किस पैराग्राफ से। इसका जो एक्चुअल आपको आंसर मिल सकता है वो सिर्फ पैराग्राफ नंबर 2 से। एक मिनट, मेरा ना थोड़ी स्क्रीन शेक हो रही है। 2 और 3 से, ये मेरा एंड है सेंटर वाला, ये वाला, ठीक है। एक मिनट यार, मैं सही लिख देता हूं, क्या तुम लोग भी कहोगे, राइटिंग देख लो पहले। 2, माशाल्लाह, अगेन कट करना पड़ेगा मुझे, या एक मिनट यार, 2 और 3, यहां मैं एंड डाल देता हूं। इसका आंसर आपको एक्चुअली 2 और 3 में मिल सकता है, लेकिन इसका आंसर पूरे चैप्टर की समरी है। एक्चुअली पूरे चैप्टर की समरी कैसे, पूरे चैप्टर में मेन चीज बताई ही ये गई है कि अरब के लोग, उनमें ये क्वालिटी थी, ये बुराई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया कि उनको जो है वो बुराइयों से हटाकर इस तरफ लेके आए। उनको नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वजह से दी गई कि इनको बुराइयों से हटाकर जो है ना वो नेकी की तरफ लेके जाएं, अल्लाह की तरफ बुलाएं। सो क्वालिटी उनमें कौन सी थी, क्वालिटी डिस्कस हुई पैराग्राफ नंबर 2 में। एलोकेंस एंड मेमोरी, कितनी शार्प उनकी मेमोरी थी आपको पता ही है, जो मैं बता चुका हूं। और पैराग्राफ नंबर 3 में क्या डिस्कस हुआ था कि जो केओस मचा हुआ था 5th और 6th सेंचुरी में, जो कि इंसानियत वो तबाही के दहाने पे खड़ी थी। सो मेन इसका ये निकल जाता है कि अरब्स के लोगों, अरब्स जो थे, अरब के लोग थे, उसके बारे में यही बताया गया कि जो प्री इस्लामिक अरब्स थे, एलोकेंस एंड मेमोरी में आउट क्लास, कोई मुकाबला नहीं उनका। लेकिन सोसाइटी की बात करें, बुराइयों की बात करें, तो जो आप सोच सकते हो हर बुराई उनमें मौजूद थी। सो ये हमारे क्वेश्चन सारे डन हो चुके। अब हम चलते हैं थोड़ा सा बैक। ये आए हम बैक और ये आप पर काम पड़ गया। आपके असाइनमेंट क्या है, आपके असाइनमेंट ये है, आपने पैराग्राफ बता दिए, चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा रिवाइज हो गया, ट्रांसलेशन भी रिवाइज होगी, क्वेश्चन आंसर हमने समझ भी लिए, आंसर भी उनका देख लिया मोटा मोटा। अब आपने क्या करना है, अब आपने, आपके पास जो भी गाइड है, जो भी ग्रामर है, जहां से भी आपने इनके आंसर्स याद करने हैं वो आप वहां से याद कीजिए, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आप याद कीजिए परफेक्ट तरीके से, जैसे आपने एग्जाम्स में लिखने हैं वो आप याद कीजिए। मैं क्या करूंगा, मैं आपको राइटिंग स्किल्स सिखाऊंगा। कैसे, यानी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसका टेक्स्ट बुक आंसर भी मैं वहां लिखूंगा स्लाइड पर, फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इफ यू फॉरगेट द आंसर, अगर आप एग्जाम में वो आंसर भूल गए जो आपने रट्टा मारा हुआ है तो क्या करना है। सो मैं आपको उसकी टेक्निक्स बताऊंगा। उससे होगा क्या, वो टेक्निक्स हम सिर्फ ये नहीं कि रट्टा भूल जाएं तो ही हमने इस्तेमाल करनी है, हम वैसे भी इस्तेमाल करेंगे ताकि जो फ्यूचर वाली आपको स्टडी होगी आपकी उसमें फायदा हो। क्योंकि अगर आपको लिखना नहीं आता तो मेरी जान, आप आगे जो है वो कंसेप्ट्स की गेम में नहीं सर्वाइव कर पाओगे। क्योंकि ये जो सिलेबस चेंज हुआ है इससे आपको अंदाजा हो चुका होगा, पहले किस टाइप के क्वेश्चन थे, व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज, अरेबिया किस तरह की सरजमीन है, उसका डायरेक्ट आंसर टेक्स्ट बुक से मिल रहा था। लेकिन अब कैसी है कि जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन रीडर की अंडरस्टैंडिंग को कैसे के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। सो अब क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल ज्यादा आते हैं जिनको आपको लिखना ज्यादा पड़ता है। लिखने के लिए क्या चाहिए आपको, राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स क्या होती है कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, टोटल 2 मेन पॉइंट्स हैं और आप कितना आंसर लिख सकते हो, जितना चाहे लिख दो, स्पोर्टिंग डिटेल्स ऐड कर करके। अब मैं आपको आंसर लिखना सिखाऊंगा, बट आपको आंसर याद होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको आंसर लिखना सिखाऊंगा एक नए तरीके से, कभी नहीं भूलेगा, और राइटिंग स्किल बहुत शार्प और इंप्रूव हो जाएंगी। तब तक के लिए बाय बाय। आपने लाइक सब्सक्राइब तो नहीं भूलना ना, जल्दी से सब्सक्राइब करो, जल्दी से 9th क्लास के जितने बच्चे हैं उन सब में शेयर कर दो, टिकटॉक पर शेयर कर दो, जहां दिल करता है शेयर करो। स्टूडेंट्स को लेके आओ, मजे से सीखते हैं एक न्यू तरीके से।